नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए 1500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आज पहला दिन है, इसमें 100 प्रश्न हैं। आपको टेस्ट के रूप में देना है। ओके, और आपको बताना होगा कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए इसमें ओवरऑल टोटल करंट अफेयर भी इंक्लूड होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। क्वेश्चन ये कह रहा है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग, ठीक है, जिसे लेखा परीक्षक कहते हैं, से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। बताइएगा कौन सा सन था? 1975, 1977, 1976, 1981। बताइएगा। देखिए 1976 में, ठीक है, 1976 में ये कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा दूसरा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। बताइएगा किसने किया था? देखिए नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नियोजन क्या होता है दोस्तों? देखिए उपलब्ध साधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। ठीक है, क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। ओके, किसने कहा था ये? विरोध किया था इसका? महात्मा गांधी ने। आगे देखिए कूट है, कथन है दो, जिनमें से पहला है, दो कथन दिए गए जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर का कहा गया। तो कथन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, और दूसरा आर क्या कह रहा है? कारण क्या है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। तो आपको बताना है क्या दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं हैं, या एक सही है या दूसरा सही है? बताइए क्या होगा तीसरा का? देखिए ये दोनों तो सही है, ए और क्या कहते हैं आर, दोनों सही है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, ये बात सही है। और आगे क्या कह रहा है? संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ओके, ये सही है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर का क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जिसमें आर सही हो, व्याख्या नहीं करे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बताइएगा चौथा में से दोनों में से कौन सा सही है या गलत है या जो भी हो? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। दूसरा देखिए, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, क्या ये सही है? देखिए ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो केवल एक ओके ए सही हो जाएगा चौथा का। आगे बताइए पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची में है, जनगणना संघ सूची में है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा द्वितीय सूची में, या दल विरोध 10वीं अनुसूची में है। देखिए ये बताना है आपको कौन सा इसमें से सुमेल नहीं करता, यानी कि गलत लाइन है मिलान का। देखिए इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं, चौथी अनुसूची में किया गया। किसमें? चौथी। ओके, कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। बाकी सब सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए राज्य सूची,
जनगणना के लिए संघ सूची, ठीक है। राज्य सूची सीटों की बंटवारा किस में होगा? 4 में, ठीक है, 4थी अनुसूची में। दल विरोध कानून कौन सा है? 10वीं अनुसूची में। बाकी 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। आगे बताइए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। कौन सा? देखिए 29 विषय हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया? बताइएगा, 1 मिनट बताइएगा। अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। बताना है आपको कौन सा सही है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनंत शांति, ठीक है, अनंत शांति। तो दोस्तों ये क्या होता है? देखिए इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर ये तो है, ठीक है, अनंत सुख भी है। अनंत शांति नहीं, अनंत सुख भी है। तो इसका पर्याय क्या होगा अनंत ज्ञान का? अनंत अर्थात कभी अंत न होने वाला सीमातीत ज्ञान अनंत ज्ञान है, ठीक है। अनंत दर्शन क्या है? जिस दर्शन का कभी अंत न हो। और अनंत ज्ञान क्या है? जिसका कभी क्या हो? ज्ञान का अंत न हो। अनंत वीर्य क्या है? जिस वीर्य का कभी अंत न हो वो अनंत वीर्य है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है 7वां का। 8वां बताइएगा। निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब काल के अनुसार। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद धर्मत, बहादुरपुर, खजुआ, सामूगढ़। 8वां बताइएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर। ये कब हुआ था आपका? बहादुरपुर। उसके बाद आपका धर्मत और उसके बाद आपका ये देखिए चौथा है, ठीक है, ये सामूगढ़, उसके बाद खजुआ, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। देखिए जो धर्मत का युद्ध था उसे 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था, ठीक है, 1658 को। ओके, और सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में ही, लेकिन इसमें डेट पूछता है, ये 15 अप्रैल को हुआ था। धर्मत वाला 15 अप्रैल को, सामूगढ़ वाला 29 मई को, ठीक है। और बाकी खजुआ वाला हुआ था आपका 5 जून 1659 को। खजुआ वाला कब हुआ था? 5 जून 1659 को। और बहादुरपुर वाला हुआ था 24 फरवरी, ये 24 फरवरी 1658 को। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1658, लेकिन ये 15 तारीख को। और दूसरा कब हुआ था आपका बहादुरपुर वाला? 24 फरवरी 1658 में, ठीक है, 24 फरवरी को। और सामूगढ़ वाला कब हुआ था? 29 मई को। ये 15 अप्रैल को। ये कब हुआ था खजुआ वाला? 5 जून। ये लेकिन 1659 में हुआ था, बाकी 1658 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तो याद रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ध सैन्य विभाग से, दीवाने वरिष्ठ गुप्तचर विभाग से, दीवाने इंसा दान विभाग से, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दीवाने इंसा दान विभाग से सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बाकी दीवाने अर्ध सैन्य विभाग से, दीवाने वरिष्ठ गुप्तचर विभाग से, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से है, ठीक है। ये किससे है? दीवाने इंसा किससे है? यह कार्य देखिए सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना और राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाने का था, ठीक है। दीवाने इंसा का, दान से नहीं था, ठीक है।
आगे बताइए। नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए सूचियों को दिए गए उपकर से मंदिर और स्थान आपको मिलान बताना है। मंदिर कहाँ किस स्थान पे है? पद्मनाभ स्वामी पाटन में है, शिव मंदिर तंजावुर में है, श्रीरंग त्रिची, सूर्य तिरुवनंतपुरम। बताइए कौन सा कूट होगा इसमें से? देखिए पद्मनाभ स्वामी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। शिव मंदिर कहाँ है? देखिए तंजावुर में, शिव मंदिर तंजावुर में। श्रीरंग मंदिर कहाँ है? बताइएगा। श्रीरंग मंदिर देखिए ये त्रिची में है, ठीक है, त्रिची में। सूर्य मंदिर कहाँ है? ये पाटन। कहाँ है पाटन? कहाँ है? गुजरात, गुजरात। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल। त्रिची कहाँ है? यह है तिरुचुपल्ली, ठीक है। और तंजावुर कहाँ है? तंजावुर बताइए तो कौन कौन सा सही है? देखिए ए का 4, ए का 4, बाकी दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चार, 2, 3, 1, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? किसने दिया था? हर्षवर्धन, धर्मपाल, कनिष्क, समुद्रगुप्त। बताइएगा। देखिए किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बोध गया में सिंघली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दिया था, ठीक है। समुद्रगुप्त को और क्या कहते हैं हम? देखिए समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो 11 का डी सही है, समुद्रगुप्त। आगे बताइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? निम्नलिखित में से किस राजवंश में फूफी की पुत्री के साथ विवाह वर्जित नहीं था? है वंश, राष्ट्रकूट वंश, विष्णुकुंडिन वंश या इच्छावुक वंश? देखिए इच्छावकु वंश, ठीक है, इच्छावाकु वंश, ठीक है। यहाँ पे क्या था? फूफी की पुत्री से के साथ विवाह वर्जित नहीं था। ओके, ये कहाँ के थे सब? ये दक्षिण भारत के राजा थे। ओके, ये वंश कहाँ था? दक्षिण भारत का। आगे बताइए। 13वां। निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में किसमें पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया? गुफा संख्या 24, संख्या 1, संख्या 5, 16। बताइएगा। देखिए गुफा संख्या 1 में ही पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का मंदिर पाया जाता है, ठीक है, गुफा संख्या 1 में। और क्या क्या इसमें पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए गुफा संख्या 16 में आपका मरणासन राजकुमारी का भी चित्र पाया जाता है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, जब भी आ जाए क्वेश्चन मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या कितने में पाई जाए? तो 16 में। ओके, आगे बताइए। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में, 1877 में, 1875 में, 1899 में? कब हुआ था? ठीक है 1873 में, ठीक है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ओके, आगे क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। गवर्नर जनरल कार्य ग्रहण करने का वर्ष? लॉर्ड कर्जन 1905, क्या सही है? लॉर्ड मिंटो 1910, बताइएगा। लॉर्ड हार्डिंग 1899, लॉर्ड इरविन 1926, बताइएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन कब था, कब आया था? 1899 में, तो ऑप्शन 3, ठीक है। लॉर्ड मिंटो कब आया था? तो याद होगा आपको, लॉर्ड मिंटो 1909 वाला, तो 1905 में लॉर्ड मिंटो आया था। लॉर्ड हार्डिंग कब आया था? 1910 में। और लॉर्ड इरविन कब आया था? इरविन गांधी समझौता हुआ था ना, तो इरविन कब आया था? 1926 में। यानी कि ए का 3
बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का? 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 1 2 4। ओके, आगे बताइए। 16वां बी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को बनाया 1892 में, 1904 में, 1895 में या 1900 में? बी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? देखिए 1904 में किया था। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला या मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड? कौन कर सकता है बताइए? देखिए मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 1765 में, याद रखिएगा। आगे बताइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? निम्नलिखित सुल्तानों में से अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? बताइएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कहा था अशोक के विशाल पत्थर को सोने का स्तंभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताइए। 19वां, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा था? क्या कहा था? मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। बताइएगा। जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर? बताइएगा किसने कहा था? किसने कहा था? ठीक है, जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, किसने कहा था? जहांगीर ने। आगे बताइएगा। वैष्णव संत रामानुज का जन्म हुआ था वर्तमान कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? कह रहा है वैष्णव संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? विश्व आपको बताना है। देखिए तमिलनाडु में, आज के तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा। निम्नलिखित सल्तनत काल में टंका सिक्का निम्नलिखित किस धातु का बना ढला होता था? दिल्ली सल्तनत काल में टंका सिक्का निम्नलिखित किस धातु का बना ढला होता था? सोना, तांबा, कांस्य, चांदी? बताइएगा। ये चांदी का होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसका होता था? चांदी का होता था। इसको किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इसको याद रखिएगा, टका सिक्का को किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? माल्थस के अनुसार युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार? बताइएगा 22वां का कौन सा सही है? देखिए जन्म नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जन्म नियंत्रण। तो ये देखिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस ब्रिटेन के एक निवासी थे और इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। इसने 1978 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक और जनसंख्या की वृद्धि तथा जनसांख्यिक परिवर्तनों तथा दूसरी ओर संस्कृति एवं आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो उसने उसमें बोला था जन्म पे नियंत्रण, यानी जन्म नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश? कहाँ पे हो सकता है? देखिए राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम कितना थी? 52.1%। 52.1%, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
और सबसे न्यूनतम, इससे भी न्यूनतम कौन है, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया, बिहार का है, ठीक है, 51.5%। बिहार का आपका है 51.5%, सबसे कम। इसमें ऑप्शन में बिहार नहीं था, नहीं तो बिहार हो जाता, ठीक है। इसमें राजस्थान है 52.1, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे बताइएगा, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब। देखिए किस में थी इनमें से, 24वां बताना है। देखिए मणिपुर में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। मणिपुर में 79.2% थी टोटल, जबकि पंजाब में 75.8 और असम में आपका 72.2% थी, और मध्य प्रदेश में 69.3%। तो मणिपुर में कितनी थी? 79.2%। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला बताइएगा, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश कुल जनसंख्या का प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत थी। बताइएगा, 28.50, 31.16, 37.60, 39.20, कौन सा सही है? देखिए 31.16, ठीक है, 31.16, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान बताइए। पहाड़ियाँ और राज्य, गारो कहाँ पे हैं, मीरी कहाँ है, कोल्लई मलाई कहाँ है, डालमा कहाँ है? बताइएगा। देखिए गारो मेघालय में है, ये तो सही है। मीरी क्या तमिलनाडु में है? नहीं, ये देखिए मीरी है अरुणाचल प्रदेश में। और कोल्लई मलाई कहाँ हो जाएगी? नाम से ही पता चल गया तमिलनाडु में है। और डालमा कहाँ? झारखंड में। तो ए का 1, ठीक है, मीरी का मतलब बी का 3 और सी का 2, डी का 4, तो 26वां का कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 1 3 2 4 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही। 1 2 3 1 3 2 4, 1 3 2 4 बन रहा है। ओके, आगे बताइएगा। 26वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम थी? वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइएगा कहाँ पे थी? देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी थी? 10.0%। ओके, फिर अरुणाचल प्रदेश में कितनी होगी? 22.9%। उसके बाद सिक्किम में 25.2%, ये बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद त्रिपुरा में 26.2%। इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी थी? 10.0%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? कह रहा है वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पे है? मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, त्रिपुरा? बताइएगा। द्वितीय स्थान पूछ रहा है। देखिए मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम कितना है? 91.6%। और सर्वाधिक कौन सा है? आपका केरल है। केरल में कितना है? 93.9%। ओके, याद रखिएगा इसको। लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है, वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कौन सा सही है? लाइन से बताना है आपको। देखिए सबसे पहले होगा महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है।
तो यानी कि 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र में कितना है? 45.2%। पश्चिम बंगाल में 31.9%। ठीक है, और बाकी आंध्र प्रदेश में कितना? 33.4%। 33.4%। और गुजरात में 42.6%। 42.6%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। बताइएगा कौन सा सही है या गलत है, दोनों में से। देखिए स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों का दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 31वां बताइए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात घटती है कि बढ़ती है, ये बताइएगा। देखिए घटती है। ठीक है, क्या होगा? 10% वाला आप रूल पढ़े होंगे NCERT साइंस हाई स्कूल में। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे पौधे से कोई उसे जीव कहता है हिरन खाएगा तो उसमें ऊर्जा जाएगी, वो कुछ ऊर्जा कंज्यूम करेगा, फिर आगे उसको शेर खाएगा हिरन को, तो कुल मिला जुला के ऊर्जा का स्तर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इनमें किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ये तो देखिए गलत हो जाएगा। उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बताइएगा 32वां का कौन सा सही है? देखिए क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें क्या होगा? पादप की विविधता अधिक पाई जाएगी, अन्य प्रकार के जीव जंतु सब। आगे बताइएगा। वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16, 36.48, 42.61, 49.20। 33 का बताइएगा। देखिए 42.61, 42.61 याद रखिएगा। आगे है कूट बताना है आपको। जल का क्वथनांक 233 के, मानव का शरीर सामान्य ताप 310 के, जल का अधिकतम घनत्व 373 के, -40 फ़ारेनहाइट 277 के। बताइएगा, मिलान करना है आपको। देखिए जल का क्वथनांक क्या होगा? एक मिनट, जल का क्वथनांक क्या होगा? 273 कि 373? देखिए जल का क्वथनांक 373 के होगा। मानव का शरीर तापमान सामान्य तापमान आपका 310 होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। जल का अधिकतम घनत्व 277 के, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? 233 के। तो देखिए कौन कौन सा सही हो रहा है? ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 2 4 1। ओके, चलिए आगे। मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? असंभव है पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, असंभव है। ओ रक्त समूह, ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह। बताइएगा 35 का कौन सा सही है?
देखिए ओरक समूह ये असंभव है बनना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घन काटन है, कौन सा घन काटन है? कैल्शियम फास्फेट, सेलुलोस नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेलुलोस सल्फेट। बताइएगा 36वां का कौन सा घन काटन है? देखिए सेलुलोस नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा, मिलान करना है कि कौन सा सही है या गलत है। इसमें से गलत पूछ रहा है आपको। विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन डी सुखंडी। कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। मिलान गलत है जिसका। देखिए विटामिन ए गठिया ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, ठीक है, इसको याद रखें। बाकी विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन डी सुखंडी रोग। ओके, आगे बताइए, कोटिया क्लस्टर किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, तेलंगाना। कोटिया क्लस्टर किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। देखिए आंध्र प्रदेश से। कोटिया क्लस्टर किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। क्या है कोटिया क्लस्टर, बताइएगा। देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच विवादित कोटिया क्लस्टर में 3 गांवों, अभी देखिए 3 गांवों 13 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराए गए। लगभग 5000 की आबादी है यहाँ पे, ठीक है, इस गांव की। और इस वजह से यहाँ पे विवाद है। किस किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? कौन सी गैस मंगल ग्रह पे उपस्थित है? आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 39 का बताइएगा। मंगल ग्रह पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। आगे 40 बताइएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती पूछ रहा है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, सोडियम। देखिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। कैल्शियम होता है, विटामिन डी, फास्फोरस होता है, सोडियम नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइए 41, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन कज्जल, लकड़ी का कोयला। देखिए हीरा, ठीक है, हीरा क्या होता है? ग्रेफाइट की तुलना में ये शुद्ध होता है, इसमें कार्बन की शुद्धता ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है 41 का। अगला बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था अवस्थित है देहरादून में, कटक में, दार्जिलिंग में या शिमला में? देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, अगला बताइएगा, सुमेलित करना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उटकमंड, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ट्राम्पे या रेडियो एस्ट्रोनॉमी केंद्र बेंगलुरु राका। बताइएगा, मिलान बताइए। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में है, ठीक है, ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1957 को, जनवरी 1957 को, इसको याद रखिएगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पे? देखिए ये बेंगलोर में, कब? बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। इसकी स्थापना 1900 कब किया गया था? 69 में। आगे बताइएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी लैब ये आपका उटकमंड में है। कहाँ है? उटकमंड में है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा 43 का? 3 4 1 2, कौन सा ऑप्शन है? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है।
3 4 1 2। आगे बताइए। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी, जिंक फास्फाइड, चूहा मारने वाली विष, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस, आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। बताइएगा, सुमेलित नहीं है। देखिए अमोनिया ग्रीन हाउस गैस ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही, सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी सही है, जिंक फास्फाइड, चूहा मारने वाला विष, आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा ये भी सही है। इसमें अमोनिया सही नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आते हैं, CFC आता है, मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आदि गैसेज आती हैं, अमोनिया नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बताइए 45 का। पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता, वृद्धि नहीं करता कार्बन चक्र में। श्वासोच्छ्वास, सांस लेने की क्रिया, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखी सक्रियता, प्रकाश संश्लेषण। बताइएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण है जो ये नहीं करेगा, ठीक है, वृद्धि नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर सुमिलित करना है। फिर स्टेनलेस स्टील, बताइएगा, जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल, मिलान बताइए। बताइए स्टेनलेस स्टील क्या होगा। देखिए क्रोमियम, निकिल तथा आयरन, ठीक है। जर्मन सिल्वर क्या होगा, कापर, जिंक तथा निकल। फिर कांसा क्या होगा आपका, कापर और टीन। पीतल क्या होगा, कापर तथा जिंक। तो कौन कौन का सही हो रहा है। देखिए ए का 3 हो रहा है, बी का आपका 4 हो रहा है, आपका सी का क्या हो रहा है 2 हो रहा है, और उसके बाद डी का आपका 1 हो रहा है। तो 3 4 2 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। देखिए स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल तथा आयरन, निकल तथा आयरन। जर्मन सिल्वर कापर, जिंक तथा निकल। कांसा क्या होगा, कापर तथा टेन, और पीतल क्या लास्ट में, कापर तथा जिंक। ओके, आगे बताइए। फिर मिलान बताना है, सुमेलित। खेल का सामान, दियासलाई, पीतल का सामान, लकड़ी का नक्काशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खेल का सामान मेरठ में, ओके। दियासलाई कहाँ मिलेगा, बताइएगा, मुरादाबाद या सहारनपुर में, बताइएगा। देखिए दियासलाई अगर मिलेगा बरेली में। पीतल का सामान फेमस है मुरादाबाद, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का 3, बी का आपका 4, सी का आपका 1 और डी का आपका 2। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 4 1 2। कौन सा ऑप्शन सही है, 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। निम्नलिखित किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। 1994, 1995, 1996, 1997। बताइएगा। देखिए 1995 में, ठीक है, 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। आगे बताइएगा 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्रचालक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। कह ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम, आर्थिक स्थिति। कौन सा होगा, देखिए आराम नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक इन सब का होता है, आराम का नहीं होता है। 50वां बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल।
देखिए हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है 889, 879, 1000 में। महिलाओं के यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। आगे बताइए, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50%, 100%, 120%, 137%? बताइएगा। देखिए 137%, ठीक है, 137%, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइए, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया, यह ईरान से भारत तक फैली है। बताइए ऊर्जा गंगा परियोजना कौन सा इसमें सही, ये बताना है आपको। देखिए यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, ये तो बात सही है, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया, ये भी सही है। ईरान से भारत तक फैली है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है 52 का। आगे बताइएगा, सही सुमेलित बताना है आपको। योजना है उद्देश्य, उदय, UDAI, UDAI। बताइए हृदय क्या है? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय क्या है? विरासत वाले शहरों संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत क्या है? शहरों में मूलभूत संरचनाएं सुधार। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? शुद्ध पेयजल। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? देखिए स्वच्छ भारत मिशन गलत है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल शामिल नहीं है इसमें, बाकी सब सही है। अमृत क्या है? शहरों में मूलभूत संरचना है सुधार है। हृदय क्या है? विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन हृदय से। उदय क्या है? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बताइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया? भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित समिति बाजारवाद की ओर जाना। ऑप्शन बी है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित समिति बाजारवाद की ओर जाना। ऑप्शन सी है भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। या ऑप्शन डी है भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना। बताइएगा कौन सा इसमें चक्रव्यूह चुनौती माना गया था? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बताइए, निम्नलिखित योजनाओं का विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बताइएगा। या मुद्रा बैंक, चौथा है मुद्रा बैंक। देखिए कौन सा सही है? देखिए सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले आपका आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को क्या आया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को आया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, उसके बाद आपका आया डिजिटल भारत। इसके बाद क्या आया? डिजिटल भारत। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 2 4 3, ठीक है। मुद्रा योजना इससे पहले आई थी, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन। कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क में पड़ता है। कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है? डेनमार्क।
ठीक है, आगे बताइएगा। 57 निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती? बाल विकास सेवा, पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों का एवं विद्यालय पोषक वितरण, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। बताइएगा। देखिए, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोषक वितरण, ये ऑप्शन नंबर सी, ये प्रदान नहीं किया जाता। बाकी पूरक आहार, यहाँ पे ये रोग प्रतिरक्षण, बाकी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये सही है। आगे बताइएगा। ताला उद्योग अलीगढ़ सुमेलित नहीं है, बताना है आपको, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, चिकन उद्योग लखनऊ, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, ये सुमेलित नहीं है। चूड़ी उद्योग कहाँ होता है आपका? बताइएगा। चूड़ी उद्योग कहाँ होता है? फिरोजाबाद में, ठीक है, कहाँ? फिरोजाबाद में। बाकी ताला के लिए अलीगढ़ है, कालीन उद्योग के लिए भदोही है, चिकन लखनऊ के लिए फेमस है ही, ठीक है। आगे बताइएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। गन्ना, धान, आलू, मक्का, बताइएगा। देखिए, गन्ना और आलू, इन दोनों में यूपी क्या है? टॉप पे है। यूपी क्या है? टॉप पे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। गन्ना और आलू, 1 और 3 सही है। आगे बताइए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है, क्या करता है? डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल बल्ब एवं बिजली इंजन दोनों, डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। बताइएगा 60 का कौन सा सही है? क्या काम करता है बनारस का अब ये? देखिए, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों अब क्या करता है? बनाता और प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला बताइए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, गोरखपुर में। बताइएगा। देखिए, वाराणसी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ है? बनारस में। अगला बताइएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है गवर्नमेंट के लिए, यूपी गवर्नमेंट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है, कितना है? 300 किलोमीटर। देखिए, 300 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है? 300 किलोमीटर। आगे बताइए। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। देखिए, कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे? सिंगरौली क्षेत्र में। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? देखिए, झारखंड राज्य सबसे आगे है इसमें, कोयले के क्षेत्र में। आगे बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं आशा, पूजा, AMW, उषा। देखिए, आशा कार्यकर्ता होती हैं ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कार्यकर्ता होती हैं, क्या होते हैं? आशा होती हैं, आशा महिलाएं। अगला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्रलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था का एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? खाप पंचायत व्यवस्था। राजपूत, गुज्जर, ऑप्शन नंबर 1 ये, जाट या जाटो, कहाँ पे पाई जाती हैं? देखिए, जाट में पाया जाता है। कहाँ पे? जाट में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ पाया जाएगा? जाट में। खाप पंचायत। अगला है छाछड़। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव समिति, सिंघवी समिति। कौन? बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज
प्रणाली की संतुति की थी। अगला बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। औद्योगिकी सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। बताइएगा, कूट बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। देखिए, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन तीनों, और चौथा देखिए औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये नहीं है। तीनों ऊपर वाला सही है, 1 2 3 सही है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 1 2 3। आगे, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बापू गोपाल चंद एलियस, गिरधर दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बताइएगा 68 का कौन सा सही है? देखिए, नवाब वाजिद अली शाह किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। ओके, अगला बताइएगा, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई, कब हुई थी? देखिए 15/11/2012 को, 15/11/2012 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था वुमेन पावर लाइन। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए निर्मित उत्तर प्रदेश की कौन गवर्नमेंट थी किसकी? अखिलेश सरकार। अखिलेश उस समय सीएम थे, ठीक है, समाजवादियों की सरकार थी। 2012 में वुमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इसका योगदान 1090 का, और अखिलेश गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम इस पर किया, ठीक है। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने चेंज कर दिया है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवाओं इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बारे में पूछ रहा है। देखिए, यह लघु मध्य और स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये बात तो सही है। दूसरा देखिए, यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवाएं इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। अगला आपको सुमेलित करना है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व नगर दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जल दिवस। अगर 1 से 2 भी पता होगा तो आप निकाल लेंगे। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा 71 का? 4321, 4321 ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, 71 का 4321। आगे बताइए, निम्नलिखित कथनों में परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 2001-11 में घटा है। दूसरा है, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2011 से 1 से 11 में बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। बताइएगा 72 का कौन सा सही है? देखिए, भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है, ये बात सही है। दूसरा कार्य, हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 में बढ़ा है, हरियाणा का बढ़ा है, ये भी बात सही है। तीसरा ये कार्य, भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है, ये भी बात सही है। चौथा कार्य, भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये बात गलत है। महिलाओं का मतलब मृत्यु ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 2 3 कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 2 3 सही है, ठीक है। आपका 72 का सी सही है। अगला आइए 73 क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया जनजाति, गाजीपुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर। कहाँ पे अगरिया जनजाति निवास करती है? देखिए मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। कारण, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। बताइएगा 74 का कौन सा सही है? देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है, ये बात सही है। दूसरा ये कह रहा है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन देखिए दोनों व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। घटना बताना है कौन सबसे पहले हुआ। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेबल प्लान। ये बताना है आपको कौन सबसे पहले हुआ, उसके बाद वाला 75 का बताइएगा। देखिए नेहरू रिपोर्ट हुआ था आपका अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। इसको किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ 1928 के बाद? अगस्त प्रस्ताव आया। कब आया था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। फिर इसके बाद क्या आया था आपका? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1942। फिर वेबल प्लान कब आया? 1945 में। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेबल प्लान 1945। तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा सबसे पहले? ठीक है, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बताइएगा। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष। संबलपुर 1848, सतारा 1849, अवध 1854, झांसी 1856। बताइएगा 76 का कौन सा सही है? देखिए संबलपुर 1849, सतारा कब हुआ था? 1848, अवध कब हुआ था? 1856 में, और झांसी कब हो गया था? 1854 में। तो कौन सा सही हो जाएगा 76 का? 76 का बी सही होगा। 2143, 2143, 2143। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको। संबलपुर कब हुआ था? 1849 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी कब हो गया था? 1854 में। इसको याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद, काकोड़ी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्ला खां। ओके, आगे है लाहौर षड्यंत्र केस, जतीन दास, नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस। बताइएगा कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है ना। देखिए जो नासिक षड्यंत्र केस है, बाकी तो सब सही है, ये रास बिहारी बोस से नहीं है। ये किससे है? ये आप बताइएगा किससे है? ये अनंत कान्हरे से है। ये अनंत कान्हरे से है। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास से है, बाकी वो दोनों है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बताइएगा। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में महात्मा गांधी, जी.के. खोगले, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। कौन था? देखिए मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मोतीलाल नेहरू थे। ओके, आगे बताइएगा 79 का। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कह रहा है ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने
गए लोग निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे? कोल्हापुर, मिदनापुर, मदुरई, रंगपुर। 79 का बताइएगा। देखिए कोल्हापुर से थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कल्लार कोल्हापुर। को से याद रखिएगा। ओके, बताइएगा समाचार संपादक, ठीक है, काल, बंगाली सुधारक सोम प्रकाश। देखिए बंगाली का तो आप सबको पता है कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। आगे बताइए, आपके सुधारक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और सोम प्रकाश कौन था? सोम प्रकाश किसके द्वारा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। और काल किसका तब हो जाएगा? शिवराम महादेव पराजपे। अगर 1-2 का भी याद रहता है आपको तो बाकी सबका निकाल लेते आप, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 80 का? 80 का देखिए एक सही हो जाएगा, पहले का 4, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का आपका तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, उपयुक्त सभी। देखिए इनमें से सबका नाम जो 1857 से नहीं है, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है 82 का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, इल्बर्ट बिल विवाद। बताइएगा सबसे पहले कौन सा हुआ था? देखिए सबसे पहले आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? ये आपका 11 दिसंबर 1845 में, ठीक है। कब तक चला था? 9 मार्च 1846 तक, 1845 से 1846। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिल्ली दरबार याद है आपको? 1877 में हुआ था। इल्बर्ट बिल कब आया था? 9 फरवरी 1883 में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कब कब हुआ था एक बार देख लीजिए। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? 1845। इल्बर्ट बिल कब हुआ था? 1883, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला बताइए, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1855 के संथाल हुल, बताइएगा। भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता थे। इसका संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। बताइएगा 83 का कौन कौन सा सही है? देखिए भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे, ये तो बात सही है। दूसरा कह रहा है गोक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल ये भी बात सही है। तीसरा ये कह रहा है इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी बात सही है। चौथा ये कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये बात आपकी गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। कौन सा ऑप्शन होगा 1, 2, 3 वाले? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। नहीं था पूछ रहा है। देखिए नमक कानून नहीं था, ठीक है, नमक कानून नहीं था। नमक कानून की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। असहयोग आंदोलन तो 1919 की बात है, ठीक है, 1919 की बात है। और नमक कानून कब हुआ था? 1930 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया,
अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। देखिए समाचार चंद्रिका, ये क्या राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अगला बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913, 1920, 1922, 1936। देखिए 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, साहित्य का गीतांजलि के लिए 1913 में। आगे बताइए, निम्नलिखित में किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक गोखले नेहरूजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी, नौरोजी तेलंग देशमुख। बताइएगा त्रिमूर्ति। देखिए मेहता, तेलंग और तैयब जी, मेहता, तेलंग और तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 88 का। अगला बताइए, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्र संग्राम था? ये किसने लिखा था? आरसी मजूमदार, सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, कुपलैड। देखिए आरसी मजूमदार ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। रोमेश चंद मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे ये। ओके दोस्तों, आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? क्योंकि किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। बताइएगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखिएगा। अगला बताइएगा, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार, उल्टा वी आकार, उल्टा एल आकार, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। देखिए उल्टा यू आकार होता है। ठीक है, उल्टा क्या होगा? यू आकार होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा। कौन सा? कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। ओके, अगला बताइएगा, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करें। बताइएगा। देखिए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये तो बात आपकी सही हुई। दूसरा कह रहा है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। बात ये भी सही है। देखिए जो आर जो है ए का व्याख्या भी कर रहा है और ए आर दोनों सही भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? बताइएगा। मनरेगा, पहल, एनएसएपी, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए किसको माना गया है? पहल को। ठीक है, पहल। वर्तमान समय में पहल लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी योजना पहल को माना गया, जबकि श्रम मजदूरी में सबसे बड़ी योजना क्या है? मनरेगा है, मनरेगा है। लेकिन इसमें पहल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए कीमतें गिर गई हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी दोनों तीनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर केवल एक बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताइए, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पत्थरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, बताइएगा 95 का। देखिए वसा का, ठीक है, वसा का क्या करता है? पाचन प्रभावित करता है। अगला बताइएगा, प्रालेथ्रिन एक सामान्य है पीड़ानाशक, पेशी शिथिलिक, मच्छर विकर्ष, केश रंजक, बताइएगा, रंजक है। देखिए मच्छर विकर्ष है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मच्छर विकर्ष है। प्रालेथ्रिन क्या है? मच्छर विकर्ष है। 97 बताइए, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ए, बी, सी, डी। घाव भरने के लिए कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सी, विटामिन सी घाव मरने के लिए सहायक होता है। अगला बताइएगा, 98 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मीथेन, ओजोन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, प्रोपेन नहीं होगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, अगला बताइएगा, 99 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, निरंतर घट रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100वां बताइएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर। तो दोस्तों इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।